संकेत ही संकेत हैं। एनडीए आईएनडीआईए की एकजुटता में दरार के, सुप्रीम कोर्ट की राह पर धकेले गए एजेंडे के, सड़क पर विद्रोह के, और इनकी मंजिल क्या है? जो इसके केंद्र में है उसकी मंजिल क्या है? न्याय या वोट? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आप देख रहे हैं ये वक्फ हमें किस मोड़ पे ले आया। हमें मतलब बीजेपी को, एनडीए के सहयोगियों खासकर जेडीयू टीडीपी को, कांग्रेस और वो दल जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं उनको, मुसलमानों को, धर्म के ठेकेदारों को, और इन छोटे छोटे धड़ों से इतर हमें यानी देश को किस मोड़ पर हैं हम। सिविल एक धड़ा मान लीजिए, सिविल ब्रेकडाउन के, एजेंडे के सॉफ्ट होने के, कहीं आश्वासन तो कहीं दिलासा दिया जा रहा है, कहीं सुझाव तो कहीं तनाव। हद तो यह है कि तमाम संवैधानिक विरोध के रास्तों से इतर पहले दबी जुबान में और अब खुलकर धमकियां दी जा रही हैं। याद दिला दूं, कुर्बानी के लिए तैयार रहना होगा। खैर, आगे क्या होगा, किस मोड़ पर हैं हम, आज इसी पर है चर्चा। शुरू करते हैं ये वक्फ हमें किस मोड़ पर ले आया। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज, एडवोकेट राजकुमार शर्मा विधि विशेषज्ञ हैं, ईशान खंडेलवाल ये भी एक एडवोकेट हैं हाईकोर्ट में, एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। शुरुआत अटल जी मैं आपसे कर रहा हूं। जब आप बिल लेकर आए आपको पता था इसके क्या होगा क्या नहीं होगा, जिस तरह की स्थितियां अभी बनी हुई हैं, क्या ये बीजेपी के अजम्पशन में था कि हां इसका सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए ऐसा है जब भी हम सदन में कोई बिल रखते हैं तो ये मान लीजिए कि वो निचले हाउस में, ऊपरी हाउस में, हर जगह हमें हर सीक्वेंस का पता रहता है और हम उतनी मेहनत करते हैं ईमानदारी के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही, देखिए ये बिल भी मजनून, गरीब, यतीम महिलाओं के सुपुर्द है। कारण ये बहुत जरूरी थी। लोग आपकी मंशा समझ क्यों नहीं पाते? देखिए मैं बता रहा हूं, सुनिए सवाल पूरा कंप्लीट हो जाने दें। अटल जी, ट्रिपल तलाक का बिल है, विरोध हुआ। सीए एनआरसी की बात आई, विरोध हुआ। किसानों के लिए लेकर आए, विरोध हुआ। मैं भी सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ मुस्लिम धड़े ही विरोध कर रहे हो। मैं कह रहा हूं आपकी मंशा पर डाउट क्यों किया जाता है? एक बात बताइए, हमारी जो मंशा है उसमें दो बातें, विपक्षी पार्टियां जनरली जो, क्योंकि कॉमन मैन है ना, वो बहुत सामान्य होता है, तो उसको दो बातों पे, एक तो संविधान पे और एक धर्म पे भटकाने की कोशिश करती है। और देखिए नहीं, पर इसमें तो ये है ना कि कोई आकर मुझसे कहे कि स्वप्निल आपके पापा करप्ट है, मैं कभी नहीं मानूंगा। नहीं, तो मैं कह रहा हूं आपकी मंशा पर सवाल उठाना आसान क्यों हो जाता है? तो फिर एक और बात बताइए कि एक कहावत क्यों बनी कि किसी भी बात को, सत्य को 100 बार झूठ बोला जाए तो वो झूठ जैसा लगने लगता है। यही नैरेटिव ये फिक्स करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी पे। एक बात बताइए, महिला कानून जो बना, मुस्लिमों की महिलाओं के लिए 3 तलाक, ट्रिपल तलाक जो कानून बना, उससे ठीक हुआ या गलत हुआ? इन्हीं से पूछे। पूरे देश भर में महिलाओं को न्याय मिलने लगा है। 370 फिर एक सवाल और है, कश्मीर के अंदर क्या बीजेपी की बेसिक स्ट्रेटेजी क्या है? सही हुआ या गलत हुआ? बीजेपी की बेसिक स्ट्रेटेजी क्या है? सही था या गलत था? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू बना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मेरा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या है? ऐसी चीजें करते रहो जिससे मुसलमान बढ़ते चले जाएं, उनके छोटे छोटे धड़े हम अट्रैक्ट करें। क्या है कि जो ये गरीब 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 का नारा जो स्वतंत्रता के बाद से अब तक लगाया जा रहा था 50-60 साल से, उसे खत्म कर देना, ये बीजेपी का बेसिक मंशा है। और ये मंशा सभी वर्गों के लिए है। आपके हिसाब से तो, आपके हिसाब से कांग्रेस न्याय मिले, आपके हिसाब से अटल भाई, आपके हिसाब से अब तक तो ये था कि कांग्रेस की वजह से मुसलमान समृद्ध हुए। कांग्रेस की वजह से मुसलमान समृद्ध हुए, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा है? कांग्रेस केवल मुसलमानों के, वंचितों के वोट लेने की कोशिश करती रही। तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड थे ना? बाहर नहीं लाए। देखिए, आप इसके लिए प्रिपेयर्ड थे ना कि मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे, जेडीयू में हो सकता है बिखराव हो। देखिए हम इस और मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हमें यकीन था कि पटाखे छुड़ाए जाएंगे मुसलमानों के द्वारा, मुसलमानों की महिलाएं फूल बांटेंगी, यह हमें पता था। और देखिए ऐसा ही हो रहा है। इस बिल के बाद
बिल्कुल मुसलमानों को पता है कि वास्तव में जो वक्फ के नाम पे जो मैनेजमेंट, जो प्रशासनिक बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा पटाखे फोड़ रहा है का मतलब ये नहीं है कि मुसलमान पटाखे फोड़ रहे हो। क्या बात कर रहे हो? बहुत सारी जगह हमने नहीं देखा। बहुत सारी जगह बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के पटाखे फोड़ने का मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम समाज पटाखे फोड़ रहा है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के फूल बरसाने का मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम समाज फूल बरसा रहा है, वो प्रदर्शन कर रहा है। देखिए बात ऐसा है कि कुछ ठेकेदारों को उनको छोड़ दो, तो ये जो बिल है ना, ये बिल्कुल मुस्लिम लोगों के फेवर में है। इससे उनको न्याय मिलेगा। जो ये शिया कम्युनिटी बाहर थी, बोहरा कम्युनिटी बाहर थी, ये सब इस वक्फ का मतलब समझ के इनको अंदर लाना पड़ेगा, न्याय होगा। ठीक है, एकलव्य कुछ शॉर्ट कमेंट कर रहे थे, वो करते हैं, उसके बाद मैं पौरुष भारद्वाज के पास जाऊंगा। बात तो स्वप्निल जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जो गतिविधियां देखेंगे तो आज ही अलीगढ़ में एक स्टेटमेंट दिया गया है मुस्लिम समाज के रिप्रेजेंटेटिव्स पे कि इस बिल को तो वापस लेना ही पड़ेगा, अगर नहीं लिया तो 1947 जैसी स्थितियां बन जाएंगी। तो इतने खुश हैं मुसलमान। दूसरी एक छोटी सी बात स्वप्निल जी और कहना चाह रहा था कि आपने जो एक बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनवाया, मैं इसमें एक छोटी सी बात बस रख दूं कि ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना, परंतु ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो सुप्रीम कोर्ट में अपने तथ्य, अपने तर्क कैसे रखती है और उसका क्या एटीट्यूड होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है पौरुष भारद्वाज, मेरा सवाल आपसे ये है, देखिए इंग्लिश में कहावत है और वो भी एक फॉरेन सिटी को लेकर कि व्हाट हैपेंस इन वेगस शुड स्टे इन वेगस। मैं ये कह रहा था कि जो संसद में हुआ उसे संसद में ही रहना चाहिए था। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनी, दूसरे लोग भी गए थे, लेकिन कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनी, कोई खास कारण? स्वप्निल जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जो संसद में जो भी जनप्रतिनिधियों के कृत्य होते हैं वो जन भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। संसद जो होती है वो जनता का आईना होती है एक तरीके से। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि चूंकि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि हमें जो है सबसे पहले कोई भी मसला होता है विधायिका में जाता है, उसके बाद में जो वहाँ पे कानून बनते हैं कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट करती है, और यदि किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को विधायिका से और कार्यपालिका से दिक्कत है तो उसको न्यायपालिका जाने के लिए कुछ संविधान ने उसको जो है पूरी रेमेडी दी है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, आपसे पहले कई बार हुआ है। हालांकि संविधान ने ये भी हमें पावर दी है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय उनको भी हमने संसद में बदलते हुए देखा है। खैर वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए जब से बिल आया ये, मुझे एक फिल्म का अधूरा सा डायलॉग याद आ रहा है, मुझे पूरा ध्यान में नहीं आ रहा क्या था, लेकिन उसमें ऐसा था कि भाई मैं इतनी गोलियां मारूंगा कि कंफ्यूज हो गया। तो ये देखा जाए तो ये जो बिल जो है ये जिस दिन ये पेश हुआ संसद में 8 अगस्त को, तब से लेकर के जब ये परसों राज्यसभा में पारित हुआ, इसमें बिल में इतने छेद है कि सामने वाला कंफ्यूज है कि असल में सरकार कहना क्या चाह रही है। 8 अगस्त को जब इसको मंत्री के द्वारा पेश किया गया तो उसके बाद में उस समय मंत्री के द्वारा बड़ी बड़ी बातें की गई। उनके द्वारा कहा गया सब हम जो है सबसे पहले जितनी भी संपत्ति को विवाद चल रहे थे उन सब विवादों को ये इस बिल के आने के बाद में निपट जाएगा। महिलाओं को निपटेगा ना, उसका रास्ता है पौरुष भाई, बिल्कुल निपटेगा, उसका रास्ता है। सरकारी संपत्तियों पर तो कुछ रह नहीं गया। नहीं, दूसरा सरकारी संपत्तियों को नहीं रहेगा, डेटाबेस बनना है बहुत सारी और उस पे कुछ ही प्रॉपर्टी जिसको आगे लिया जा सकता है, बाकी अटल जी आपकी बारी में मैं नहीं बोला, प्लीज मुझे मेरी बात कह लेने फिर मैं भी एक सवाल लेना चाहता हूं आपसे। मैं उसी बात को कह रहा हूं कि देखिए पहले दिन के बाद में जो कंफ्यूजन बना और उसके बाद में ये मामला जेपीसी में गया, और जेपीसी में जिस प्रकार से कांग्रेसी सांसदों के द्वारा या विपक्ष के सांसदों के द्वारा डिसेंट नोट दिए गए, उनको शामिल नहीं किया गया। उसके बाद में तय किया गया कि बिल मूल स्वरूप में संसद में लाया जाने वाला है। जब संसद में बिल पेश हुआ तो पता पड़ता है कि कांग्रेसी सांसदों ने जो डिसेंट नोट दिए थे उनमें से अधिकतर को खुद की पार्टी के सांसदों के दबाव में उनमें से अधिकतर चीजें मान ली गई। तो देखिए मैं जो आपसे शुरू ठीक है, लेकिन अब मेरा एक सवाल है पौरुष भाई, मेरा एक सवाल है। देखिए मैं आपको इस बात पे कॉर्नर नहीं करूंगा। 2 मिनट पौरुष भाई, अब आपको रुकना होगा। मैं आपको इस बात पे कॉर्नर नहीं करूंगा कि देखिए बड़ी अजीब सी स्थिति है। न राहुल गांधी ने, न प्रियंका गांधी ने, न सोनिया गांधी ने, किसी ने भी सदन में कुछ नहीं बोला, और वो सुप्रीम कोर्ट में पार्टी भी नहीं बने। इस बात को मैं समझ पा रहा हूं। हालांकि सोनिया गांधी के स्टेटमेंट को इतनी वैल्यू दी गई कि ओम बिरला ने लोकसभा में उसको कंडेम किया कि भैया बाहर जाके ऐसा क्यों कर रहे हो। इसलिए मैंने कहा था कि सदन में जो होता है वो सदन में रुकना चाहिए। मेरा पॉइंट आपसे यह है कि आप बिल के खिलाफ चले गए, एक बार कानून बन जाता, हो सकता आप तो राष्ट्रपति पे डिस्ट्रस्ट कर रहे हैं, हो सकता है राष्ट्रपति उसे खुद ही लौटा दें ये सब समझकर। आप राष्ट्रपति पे डिस्ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं, मेरा सवाल यह है।
नहीं, देखिए मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था इस प्रकार की कि बहुत आपातकालीन परिस्थितियों में ही राष्ट्रपति जो होते हैं वो सरकार से इतर निर्णय लेते हैं। बाकी अधिकतर ये इतिहास देखा भरा गया पड़ा है सर, लेते हैं। संविधान में भी ये चीज है कि जब संसद में कोई चीज कानून बन जाती है तो उसके बाद में जो है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल जो होते हैं वो उस पर मोस्टली 95% केसों में जो है वो चुपचाप साइन पर कर आपने देते उस हैं। 5% का भी तो इंतजार नहीं किया ना सर, आपने तो 5% भी तो लौटा दिया था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने 5% का भी तो लौटा- इंतजार नहीं किया। आप लौटाने प्रेसिडेंट पे डिस्ट्रस्ट आखिरी क्यों कर मानना रहे ही हैं? पड़ता है, आखिरी में मानना ही पड़ता है। राष्ट्रपति एक बार लौटा देते हैं, उसके बाद अगली बार कोई जरूरी नहीं है कि अरे राष्ट्रपति परेश लौटा भाई, दे तो आपको देखिए राष्ट्रपति टेक्निकलिटी की बात नहीं है। दो सेकंड आपको बातें माननी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं परेश भाई होता 2 मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कि 1% भी चांस है कि प्रेसिडेंट लौटा दे तो उसका इंतजार करना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूं, प्रेसिडेंट पे देखिए- डिस्ट्रस्ट करने का मैसेज आम लोगों के बीच में क्या जाता है? वो एनार्की को बढ़ावा देना हुआ। आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर डिस्ट्रस्ट किया है, ये एनार्की में बदल सकता है इन्होंने सड़कों पर। इन्होंने तो भारत की जनता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया। आपने अभी अटल जी से पूछा कि भाई आपके हर फैसले जो होते हैं वो हमेशा अशांतिपूर्ण क्यों होते हैं? आप देखिए, चाहे जीएसटी की हो, नोटबंदी की हो, भूमि अधिग्रहण किया हो, किसानों का काला कानून ला ठीक करके है। लेकर के आए हो, ठीक है। एनआरसी, सीडब्ल्यू, 3 तलाक। ठीक है। मैं इस बात को भारतीय, आपने इससे पूछा कि ऐसा क्यों होता है? स्वप्निल भाई, मैं जवाब दूंगा इस बात नहीं, अरे इसको क्या लग रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट किस संस्था पे इनका विश्वास है वो एक संस्था बता दीजिए। ठीक है, सब इस संस्था पे मेरे ही सवाल को आप कैरी कर रहे हैं अटल भाई। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट परेश भाई, अब मैं आपको भी रोक रहा हूँ। परेश भाई, अब मैं आपको भी रोक रहा हूँ। मैं अब दूसरे गेस्ट को भी इस डिबेट में शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट। किसानों की आय हाँ, अब मैं कोर्ट के कुछ पहलू यहाँ पर समझ लेता हूँ और दर्शकों को भी समझा देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं एकलव्य के पास जाऊंगा और फिर हम सेकंड राउंड करेंगे। ईशान, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी कानून बना नहीं है, ये अभी बिल के स्टेज पर है, करेक्ट है ना? बिल के स्टेज को क्या सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा सकता है, सवाल उठाए जा सकते हैं, और अगर उठाए जा सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का उस पर रुख क्या रहता है? देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि सबने कहा कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे सवाल उठाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आर्टिकल 13(2) में बहुत क्लियरली लॉ में बिल को इंक्लूड नहीं किया है। उसमें ऑर्डिनेंस इंक्लूड किया हुआ है, ऑर्डर इंक्लूड किया हुआ है, बायलॉ इंक्लूड किया हुआ है, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और किसी भी तरह का यूसेज टेरिटरी ऑफ इंडिया में जो कि फोर्स में है उसको यूज किया हुआ है। बिल क्या होता है? बिल तो एक फॉर्मेशन की स्टेज पे है, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार ये कहा है कि उनके पास जब कानून बन जाए तब आप हमारे पास आए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि अंटिल बिल हैज बिकम लॉ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस is not being complete and courts thus do not come into the picture at all। तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, अभी वो बिल है और प्रेसिडेंट के पास जाके उसमें रिफॉर्म्स हो सकते हैं और सब्सटैंशियल रिफॉर्म्स हो सकते हैं। तो अभी इस बिल की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज करना एक फ्रिवलेस लिटिगेशन को राइज दे रहा है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख कैसा भी हो सकता है? वो या तो डांट भी सकते हैं, या जुर्माना भी लगा सकते हैं, या फिर कहने का मतलब है कि वापस लौटा भी सकते हैं, सिंपली खारिज कर दें, या एंटरटेन करें। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी मेजर धड़े किसी का अधिकार या किसी के राइट्स वायलेट हो रहे हों तो शायद सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करे या नहीं करेगा? सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन अभी नहीं कर सकता। 2 चीजों पे आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकते हैं किसी चीजों को, या तो वो फंडामेंटल राइट जो कि हमारे मौलिक अधिकार है उसके वायलेशन में हो, या फिर वो जो हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है उसके डेरोगेशन में हो। और ये तब होगा जब कोई भी लॉ फोर्स में होगा, जब लॉ लागू करेगा किसी चीज पर। अभी तो ये फॉर्मेटिव स्टेज पर है, और सुप्रीम कोर्ट अपने आप को, जो जुडिशरी है वो फॉर्मेटिव स्टेज पे अपने आप को इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, जो कि बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो मेरा एक सवाल जो कांग्रेस से था उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए 2 सिनेरियोज बनते हैं। एक वो 95 से 99% चांस कि प्रेसिडेंट उसको एज इट इज एक्सेप्ट करके लॉ में बना दें, या फिर वो 5% से 1% से 5% का चांस जिसमें वो उसको वापस लौटा दें, जिसका वेट नहीं किया गया। उस स्थिति का जवाब तो हमें ईशान से मिल गया है। अब स्थिति वो जो 95% वाली कि ये कानून बनने के रास्ते पर है और कानून बन जाएगा, तो एडवोकेट राजकुमार शर्मा मेरे साथ हैं। राजकुमार शर्मा जी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है वक्फ बिल को, उसके सेंटेंसेस आपस में बहुत ज़्यादा इस तरीके से इंटरलिंक्ड हैं कि चीज़ों को समझना पड़ता है। लेकिन मैं एक पर्टिकुलर चीज़ है जिस पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि शायद क्वेश्चंस में आएगा।
नए संशोधन ये कहते हैं कि अगर कोई मुतवल्ली संपत्ति को अलग करने और उसे अवैध रूप से बेचने में जुड़ा हुआ है, संलिप्त है, तो उसे केवल 6 महीने की साधारण कारावास की सजा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन रूटीन में इस तरह के केसेस जब जाते हैं तो उसमें 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। एक ही जैसी सिचुएशंस पर हम 2 अलग अलग पनिशमेंट्स की यहां पर बात कर रहे हैं, तो ऐसे में इस बिल को सवालों में लेना कोर्ट में आसान तो हो सकता है। देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोर्ट में जाना हिंदुस्तान के कानून के अनुसार बहुत ही सरल है। हर आदमी की अप्रोच में कोर्ट है, क्योंकि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बना इस तरह से है कि किसी को जहां कोई आपत्ति हो तो कोर्ट में जाके दरवाजा खटखटा सकता है। परंतु आज अपन वक्फ बिल की बात कर रहे हैं, तो मैं वक्फ बिल की बात कर रहा हूं तो मैं आपको पहले तो ये कह देना चाहता हूं, आपने कहा ये वक्फ बिल किस मोड़ पे ले आया, ये बदलाव का मोड़ चल रहा है, ये बदलाव है। अभी हमारे साथी एकलव्य जी ने कहा कि किसी ने कहा यूपी में के 1947 वाले हालत पैदा कर देंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि देश में कानून का राज है, लॉ एंड ऑर्डर है, ऐसी कहने सुनने से कुछ नहीं होना जाना है। संसद ने वक्फ बिल को बनाया है, उसमें कई सुधार किए हैं, पहली बार सुधार नहीं हुए हैं, इससे पूर्व 5 बार और सुधार हो चुके हैं। और 2013 में जो कांग्रेस की सरकार ने जो इसमें जो बदलाव किए थे, 13 सदस्य कमेटी बना के, जिसमें वक्फ बिल में सबसे बड़ी जो कानूनी जो समस्या उन्होंने पैदा की कि किसी की भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है और उस संपत्ति को खुद की बताने के लिए बर्डन ऑफ प्रूफ का भार दे दिया गया था, जिसकी संपत्ति उस पर जो कि कानून अनरेस्ट्रिक्टेड पावर वाला जो कि कानून सम्मत नहीं था। कानून क्या है? कानून प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। ऐसा न्याय होना चाहिए जो देखना चाहिए जिससे अधिकतम लोग लाभान्वित हों। पहली बार ऐसा, जैसे आपने कहा कि अभी आपने भी सवाल रखा कि कोई मुतवल्ली की संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर देगा 6 माह की सजा, और वैसे कर देगा तो उसको अधिकतम सजा मिलती है दूसरी धाराओं में। यही मतलब अगर वक्फ बिल से इतर कोई मामला आता है तो उसमें 5 से 10 साल, और इसमें 6 महीने। यही इसमें था। बर्डन ऑफ प्रूफ अन्य केसेस में जो संपत्ति का हकदार है उसको बताना पड़ेगा, जब यहाँ संपत्ति का कौन बता रहा था वक्फ बोर्ड में, वक्फ बिल में, जिसकी संपत्ति को छीना गया वो साबित करे कि संपत्ति मेरी है, जबकि आपने तो अधिकार जता दिया। यही स्थिति यहाँ हो रही है। आप नहीं तो फिर एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए ना। जैसे अगर आप ये कह रहे हो कि कोई व्यक्ति 5 साल तक कम से कम इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो, तो ये कैसे साबित होगा? वो दाढ़ी उगा रहा है इससे, या वो 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है, वो हर जगह तो सीसीटीवी लगे नहीं है, तो आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? यही सारे तो पॉइंट्स उठेंगे ना। वो तो उसकी रिलीजियस राइट्स हैं जिसको लेकर वो कोर्ट्स में जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, ऐसा तो कोई इसमें है नहीं, इसके सिस्टम के कोई रजिस्ट्रेशन होता है या इसने 5 बार इसने नमाज पढ़ ली, ऐसा तो रजिस्ट्रेशन किसी का होता नहीं है। ये तो इन लोगों का एक एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने जो ये व्यवस्था बनाई है ना, वो सिर्फ जमीन मतलब संपत्ति हथियाने की व्यवस्था है, और उसको रोकने के लिए बिल लाया गया। मैं मानता हूं जब तक ये कानून नहीं है, अमली जामा को नहीं पहनाया तब तक इस पे विरोध होना कतई लाजमी नहीं है और जायज नहीं है। ठीक है, एकलव्य पहले देखिए अब बारी एकलव्य की है। एकलव्य अगर परमिशन देगा तो मैं आप लोगों से सेंटेंसेस ले लूंगा, क्योंकि वो कम से कम नहीं तो 20 मिनट चुप रहा है इस डिबेट में। एकलव्य एक छोटे-छोटे कमेंट्स ले लीजिए। ठीक है पॉल साहब बोलिए। आपने जो बात कही इसी से जुड़ी हुई बात है, बोलिए, इसी से जुड़ी बात है, इसलिए बोलिए बात रह जाएगी। मैं देखिए इस बात को कह रहा हूं कि अब एक तरफ ये बात कह रहा है कि भाई जो 5 साल तक इस्लाम की प्रैक्टिस करेगा वो व्यक्ति ही संपत्ति को दान में दे सकता है, और एक तरफ हमारा संविधान आर्टिकल 301 के तहत हमें इस बात की आजादी देता है कि हम हमारी सेल्फ अर्जित की हुई प्रॉपर्टी को हमारी वाइफ को, हमारे बच्चों को, हमारे भाई को छोड़िए, हमारे नौकर तक को, नौकर को भी छोड़िए, हम तो रास्ते चलते भिखारी को भी, किसी को भी हमारी संपत्ति दे सकते हैं। तो क्या ये आपस में कानूनों का टकराव नहीं है कि संविधान एक तरफ तो सबको? मैं उसी पॉइंट पर था पौरुष भाई, आपने उसी पॉइंट को और इलॉबरेट किया है। लेकिन अब चूंकि अब देखिए लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है कि आपने अगर 15 सेकंड बोला है तो एकलव्य के पास जाने से पहले मुझे अटल खंडेलवाल से भी 15 सेकंड बुलवाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यहां पर डिबेट डिरेल हो जाती है। अटल जी आपको 15 सेकंड, फिर एकलव्य। देखिए ऐसा है, अभी कैसे पता चलता है, कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि किसी की डेथ होने पर कि ये इसके हिरार्किकल है ना, कि ये लोग हैं, इसके इतने बेटे हैं, इतने। अरे भाई उसने 5 साल इस्लाम फॉलो किया, आप कैसे पता लगाओगे? सिंपल सा सवाल है भाई। सिंपल है कि पार्षद है, वहां के रहने वाला कोई भी जो एसडीएम है, एडीएम है, उस मुस्लिम कम्युनिटी का इमाम है, उनमें से किसी से भी वो लिखवा कर ले लेंगे। इस्लाम को फॉलो करना, हाँ इस्लाम को फॉलो कुछ हो सकता है। एक्चुअली इस इशू को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है एकलव्य, अब एकलव्य के पास हूँ। 5 साल से आपके आधार कार्ड पे आपका क्या नाम है? हिंदू नाम है ना?
तो आप एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हो। इसमें आज कैसे डिसाइड होता है? इसको ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं स्वप्निल जी, जिसको कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। ठीक है, अब मेरा सवाल, अब विश्लेषण की बारी है। पौरुष भाई, मैंने 2 मिनट, इसीलिए मतलब 20 मिनट पौरुष भाई अब आप थोड़ा सा रुकिए। अब तो 22 मिनट हो गए भाई, अब तो 22 मिनट हो गए। अब मैं आपसे लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस की अपील करता हूं। एकलव्य को बोल लेने दे प्लीज, 2 मिनट। एकलव्य, मैं क्या चाह रहा हूं, हमें सिंसियरली समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। हम जेडीयू में जो चल रहा है वो भी देख रहे हैं। शिवसेना के उद्धव गुट ने जो बोला है कि अब हम कोर्ट तो नहीं जाएंगे साहब, हमें जो करना था हमने कर लिया, वो भी एक स्टैंड होता है। एक कांग्रेस का या AIMIM जैसे कुछ लोगों का है कि हम कोर्ट में जाएंगे। यहाँ इधर मुसलमान सड़कों पर उतरे हैं, कुछ जगहों पर ही महिला मुसलमान नजर आई हैं, उनके अलावा महिलाओं की मौजूदगी इन प्रदर्शनों में उतनी ज्यादा नजर नहीं आई है। लेकिन कुछ जगहों पर एनार्की के इशारे मिल रहे हैं, कुछ जगहों पर फूट के इशारे मिल रहे हैं। इसलिए मेरा सवाल है कि ये वक्फ हमें किस मोड़ पे ले आया? देखिए स्वप्निल जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा बस। मैं बनता है आपका। मैं आपको बताऊं कि इशू क्या है स्वप्निल जी, कि कुछ तथ्य हैं जिनको रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। जैसे कि हमने अभी बात करी कि सुप्रीम कोर्ट चले गए, पार्टीज का ये रवैया है, लेकिन जब ये बिल प्रस्तुत हुआ था तब क्या बात हुई थी विपक्षी पार्टियों की तरफ से? बड़े बड़े नेताओं ने क्या कहा था कि हम अपना खून बहा कर भी इस बिल को संसद से पास नहीं होने देंगे। खून तो भाई नहीं इनका, तो बैठे हुए हैं आराम से यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं। अब देखिए दूसरी बात मैं आपको बताऊं स्वप्निल जी, कि वैसे तो राजकुमार जी ने फरमाया कि यहाँ पे कानून का राज है, लेकिन मैं, और कहने सुनने से कुछ नहीं होता, बात करने से कुछ नहीं होता, लेकिन बात करने से क्या होता है मैं आपको बताता हूं। 300 सीट वाला जो मोदी था ना, जब वो फार्म लॉज लेके आए इस देश में, तो एक नैरेटिव खड़ा करके बातें कर करके इस देश में सरकार को मजबूर कर दिया गया कि उनको तीनों कानून वापस लेने पड़े। ऐसे 3 कानूनों को जो 2019 में कांग्रेस के ही मैनिफेस्टो में थे, आज 240 डिबेटेबल है, बट हाँ कंटिन्यू। लेकिन 240 क्या वाला मोदी में इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करा दिया? मैं बताता हूं उस स्वरूप में नहीं जिस स्वरूप में बीजेपी चाहती थी। नहीं, इतर बात है, मोटा लेकिन मोटी जो इसके जैसे जो सबसे ड्रैकोनियन सेक्शंस थे, मैंने जैसे जो कि बात सेक्शन की, 40, मैंने आपको एक बार भी इंटरप्ट नहीं करा, आप उसके बाद रख देना अपनी बात। देखिए ऐसा है कि इसके जो सबसे ड्रैकोनियन सेक्शंस थे, जैसे सेक्शन 40 था कि कोई चलते फिरते कह देगा कि मेरे दादाजी इस जमीन पे वॉक कर या मतलब टहला करते थे इसलिए ये वक्फ की जमीन है। तो कम से कम दूसरा रेट्रोस्पेक्टिवली भी कम से कम सरकार की प्रॉपर्टीज को सिक्योर कर लिया गया। सरकार की प्रॉपर्टीज देश की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो एक तरह से जनता की ही प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आप देखिए स्वप्निल जी, ये डिफरेंस क्यों हो पाया? ये डिफरेंस इसलिए हो पाया कि जो जॉर्ज सोरोस है ना, उसने कहा था ना कि मैं $1 बिलियन इंडिया में खर्च करूंगा मोदी को डिस्प्लेस करने के लिए। वो पैसे तो फार्म लॉज के जो किसान आंदोलन हुआ, CAA का आंदोलन हुआ, उस समय सारे खर्च कर दिए। अजम्पशन क्या? अरे भाई साहब, अब बचा ही नहीं है कुछ। मोदी के अरे सुनो तो, बचा क्या है अब? पत्थर खरीदोगे कहां से? कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में आज जो टेररिज्म पे एक तरह से रोक लगी है, जो बहुत कमी आई है। अरे भाई साहब, आपके बीच में कुछ बोला क्या? पारुष भाई आप बोलना आराम से। मैंने कहा ना सेकंड राउंड होगा, और मेरे पास सेकंड राउंड के लिए भी सवाल है, बस 2 मिनट। देखिए स्वप्निल जी, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सब जो चीजें होती है ना, जो जिसमें मतलब पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जब इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें कि मतलब रिलीजियस इश्यूज इन्वॉल्व हो जाती हैं, है तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल मैटर ना। तो उसमें पैसा, फंडिंग, देश में किसी भी आंदोलन, वो मोदी जी ने एक वर्ड यूज करा था ना, क्या कहते थे वो? आंदोलन जीवी। अब आंदोलन जीवियों को पैसा तो देना पड़ेगा ना, तो पैसा लेकर कहां से आओगे? ठीक है। अब मैं एक सेकंड पोर्शन की तरफ, अच्छा पौरुष भाई 2 मिनट, अब मैं सेकंड पोर्शन को मुझे मेरे तरीके से चालू कर लेने दें प्लीज। मैं कांग्रेस से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिसकी तरफ मैं ध्यान ले जाना चाहता हूं। देखिए इस बात, ईशान मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिएगा। क्या ऐसे भी तो सिनेरियोज होते हैं ना कि जब सेंटर ने कोई कानून बनाया, उसे लेकर स्टेट्स में स्पेसिफिकली अलग अलग कानूनों की कुछ ऐसी स्थितियां हो जिसकी वजह से क्लैश की स्थितियां बने? क्या इस तरह के सिनेरियोज बनते हैं? कहने का मतलब यह है कि जैसे सेंटर ने एक कानून दिया, स्टेट के अपने भी कुछ, उसके तो अपने अधिकार हैं ही हैं, उसमें भी चीजें चल ही रही हैं, तो ये 2 कानून भी तो टकरा सकते हैं। ऐसी स्थिति का सामना भी तो इस बिल को करना पड़ सकता है जब ये कानून बन जाएगा। जी बिल्कुल करना पड़ सकता है। हमारी कानूनी व्यवस्था में कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी गई हैं। एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। करेक्ट। तो
जिस सिचुएशन में यूनियन के पास पावर है किसी सब्जेक्ट पे कानून बनाने की, और उस सिचुएशन में अगर कोई स्टेट का लॉ कॉन्फ्लिक्ट में आता है तो यूनियन का जो लॉ है वो ओवर पावर करेगा स्टेट को। इसी हिसाब से स्टेट, जब जिस स्टेट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है और स्टेट कानून बनाती है और फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस सिचुएशन में स्टेट का ओवर पावर करेगा और यूनियन को इंटरफेयर नहीं करना उसमें। ठीक है, तो राजकुमार शर्मा जी, अगर कॉन्करेंट लिस्ट में आती है तो उस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लगेगी। दोनों कानूनों को उनके मापदंडों पे नापा तोला जाएगा और फिर जो जनता के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए ठीक रहेगा उस हिसाब से उसको लागू किया जाएगा। ठीक है, तो इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, थोड़ा सा और क्लैरिटी ले आए ताकि फिर पॉलिटिकल क्लास से हम इस पर जवाब ले पाएं। राजकुमार जी, नया संशोधन, इसका मतलब है पहले के प्रभाव खत्म, आम शब्दों में मोटे तौर पर। लेकिन अब होगा क्या कि भूमि सुधार अधिनियम भी है, फिर राज्य स्तर पर कोई ना कोई कानून तो ऐसा होगा ही जो किसी ना किसी तरह से प्रॉपर्टी से जुड़े। अब कोई कानून नीति संगत है, कोई असंगत भी हो सकता है, मुझे नहीं पता किस तरह के सिनेरियोज बनेंगे। लेकिन अगर कोई विवाद होता है तो कौन सा कानून प्रबल होगा? क्या ये बिल में आपत्ति का कारण बन सकता है? एक लॉ एक्सपर्ट के हिसाब से आप बताइए। और दूसरी बात मुझे ये भी बताइए कि क्या वक्फ को रिलीजियस बॉडी एस्टेब्लिश किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए ईशान, मैं आपको बता दूं स्वप्निल जी कि आपने बहुत बढ़िया सवाल किया कि ऐसे जहाँ दो कानून आपस में टकरा जाए तो क्या होगा। हाँ। हमारे यहाँ एक्चुअल में क्या है कि मूल रूप से दो विधियां काम करती है। हाँ। क्रिमिनल पर हमारी सीआरपीसी, जिसको आजकल बीएनएसएस कर दिया गया, और एक सिविल संहिता, ये दो विधियां हैं, ये मूल विधियां हैं। इसके तर मान लो किसी स्पेशल किसी चीज पे कानून बन जाता है और वहां कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जहां विवादास्पद स्थिति पैदा होती है तो हमारी सिविल प्रक्रिया संहिता उसमें काम देती है। जो उसमें लिखा है वो ज्यादा मायने रखता है। इसी प्रकार कोई क्रिमिनल का मामला है तो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता ज्यादा काम देती है। अब जैसे कोई इसमें ऐसा पार्ट आ गया जो आपस में हमारे मूल सिद्धांतों से टकरा रहा है तो हमारी सिविल प्रक्रिया संहिता काम देगी। और इस स्थिति मान लो वहां भी आप नहीं तय कर पाते तो उसके लिए हमारा न्यायालय खुला हुआ है। न्यायालय तय करता है कि कौन सी विधि कब कहां लागू होगी, कौन सी विधि वक्फ बिल के बाद मुकदमेबाजी बढ़ जाएगी। मुकदमेबाजी तो एक्चुअल में फिर बता रहा हूं, मुकदमेबाजी तो आदमी कोई जाना चाहे कभी भी जा सकता है। हाँ। मुकदमेबाजी का तो कोई अंत ही नहीं है। ये कहा गया है कि वकीलों का स्वर्ग कहा गया है संविधान को, ये वकीलों का स्वर्ग है। आप कुछ ही करोगे मुकदमेबाजी तो आदमी का स्वभाव है, कोई जाना चाहे कैसे चला जा, मना कौन करता है। इस पे कंट्रोलिंग पावर के लिए ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे ये जुर्माने लगाते हैं, इससे छोटी मोटी कंट्रोलिंग होती है। अंत मुकदमेबाजी देश में अनायास अनावश्यक मुकदमों का भंडार लगा हुआ है। ये इसी को आज मान लो ये जो पुराने कानून उनको खाड़ने की, उनको बंद करने की इसी कवायद होती है। नहीं, लेकिन लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से जो चीज जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहती है। जैसे मैं ये बता दूं कि जो वक्फ का है वो वक्फ का ही रहने वाला है, उस स्थिति को तो नहीं छेड़ा जा सकता। लेकिन क्या वो छेड़ने वाली स्थिति बन गई है? हाँ, इसमें नए कानून में ऐसा आया है। ठीक है। इसमें नए कानून में ये 90 दिन की लिमिटेशन दी गई है। जो ट्रिब्यूनल, जो वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है उसकी आजकल उसकी अपील का हाई कोर्ट को राइट दिया गया है और 90 दिन का उसमें समय दिया गया है। अगर कोई विवादास्पद मामला, कोई आदमी उससे वक्फ के ट्रिब्यूनल के फैसले से सहमत नहीं है तो 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट जा सकता है। पहले ऐसा नहीं था, ऐसा संशोधन। तो जो मौलिक अधिकार है, मुसलमानों के जो भी मौलिक अधिकार बनते हो वो नहीं छेड़ रहे हैं, वो नहीं छेड़ रहे हैं। मौलिक अधिकारों का तो इसमें विषय ही नहीं है, मौलिक अधिकार का इसमें विषय ही नहीं है। ये तो जो वक्फ बोर्ड है ये तो इसलिए बनाया गया, इसकी जो मूल भावना ये थी कि इससे आम मुसलमान का, गरीब मुसलमान का भला हो। परंतु ये कुछ भूमाफियों के कब्जे में आ गया जिसको बदलने की जरूरत थी, इसलिए बदला गया। ये तो मौलिक अधिकार मुसलमान का क्या है? जब आप वक्फ की संपत्ति से अगर आम आदमी, आम मुसलमान का भला करते हो तो कोई बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, अटल पौरुष भारद्वाज, मेरा आपसे सवाल है। जो सवाल उठाए गए किरण रिजिजू और अमित शाह की स्पीच को अगर हम सिलसिलेवार तरीके से सुनते हैं, और मैं उन पॉलिटिकल स्पीचेस की बात नहीं कर रहा हूं जो संसद में हुए हैं, उसमें बहुत सी बातों का क्लैरिफिकेशन आया है। फिर भरोसा नहीं करने का कारण क्या है? जैसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के सांसद क्या पॉइंट बनाकर कोर्ट गए, वो पॉइंट तो पता चले, मतलब एक्सप्लेन तो करें वो उस पॉइंट को। मैं आपसे इस बात को कहना चाह रहा हूं कि सरकार खुद इस मामले के अंदर कंफ्यूज है कि सरकार को किस मौके पर क्या कहना है और क्या नहीं कहना। जब केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने जब इस बिल को पेश किया था तो उन्होंने इस बात को कहा कि साहब अब से पहले इसके अंदर जो है जो गैर मुस्लिम सदस्य जो है इसमें वो नहीं हुआ करते थे। अब ये वक्फ जो बोर्ड होता था वो एक तरफा काम करता था, लेकिन अब हमने इसमें प्रावधान कर दिया। बाद में जब अमित शाह जी बोलने के लिए खड़े हुए तो अमित शाह जी कहते हैं मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि इसमें कोई भी गैर मुस्लिम व्यक्ति इसमें नहीं आएगा। तो सरकार धार्मिक कार्यों में जहां पर धर्म की जरूरत है वहां पर कोई गैर मुस्लिम नहीं आएगा, सिंपल है। देखिए दूसरी बात,
दूसरी बात, अभी बात चल रही थी कि साहब अल्पसंख्यकों ने, किसी ने, एक पक्ष ने क्या कह दिया होगा, खिलाफ जाकर क्या कह दिया होगा। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं AS ओका, उनका कल ही एक मामले में बयान आया कि भारत में ऐसे कई उदाहरण है जहां पे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए गए हैं, अल्पसंख्यकों पर हमला करने के लिए, बहुसंख्यकों को उकसाने के लिए इस तरह के भाषण दिए गए हैं। और साथ में इन्होंने जो है, मुझे एक बात बताइए, नहीं मुझे एक बात बताइए, क्या क्या किसी भी रिपोर्ट में ये है कि जैनियों पर हमला हुआ, सिखों पर हमला हुआ, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि बहुत सस्ता तरीका बन गया राजनीति करने का। पहले तो मुझे लगता है ना, ये अपने ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं है। जब वो अल्पसंख्यक बोलते हैं तो मुझे तो लगता है कोई भी ये बोलता है अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए तो उसको तो कंडेम करना चाहिए। 2 मिनट, मैं सिर्फ एक पॉइंट रख रहा हूँ परोश भाई, 2 मिनट परोश भाई, मैं आप ही के पास हूँ, 2 मिनट रुकिए बात। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, मैं इस बात को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर कहीं पर इस दुनिया के किसी कोने में कोई ये बोल रहा है कि अल्पसंख्यकों पर भारत में हमला हो रहा है तो मैं उसे कंडेम करता हूं, क्योंकि अल्पसंख्यकों का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं है। और मुझे लगता है कि सभी को इस बात को कंडेम करना चाहिए। परेश भाई, आपको भी कंडेम करना चाहिए। क्या हमको भारत के चीफ जस्टिस की यहाँ बैठ करके उनका खंडन करना चाहिए? मुझे बताइए, क्या उनकी आलोचना करनी चाहिए चीफ जस्टिस की यहाँ बैठ करके? क्या आप चीफ जस्टिस जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं? मुझे जवाब दीजिए। चीफ जस्टिस ने क्या कहा है बताइए ना। चीफ जस्टिस का स्टेटमेंट आपको याद है? चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए गए हैं। सीजीआई पे आप क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, सीजीआई पे आप क्वेश्चन नहीं उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक जज पर तो आप सवाल उठा चुके हैं। परेश भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? आप ही बोल लोगे, फिर मैं क्या बोलूंगा? मुझे बताइए। मैं आपको बात कह रहा हूँ, मैं आप ही की बात का समर्थन कर रहा हूँ, आप ही की बात का समर्थन कर रहा हूँ। बोलिए कि सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के एक वर्ग को तो समय पर पाकिस्तानी बताया जाता है, अल्पसंख्यक वर्ग के एक दूसरे वर्ग को अपने समय पड़ने पर जब किसानों के रूप में बैठते हैं सरकार के खिलाफ तो उन्हें खालिस्तानी बताया जाता है। तो क्या ये दो बड़े वर्ग अल्पसंख्यक के वर्ग नहीं है जो लगातार सरकार के? ठीक है, अब एक सवाल लीजिए परेश भाई, एक सवाल लीजिए परेश भाई, एक सवाल लीजिए। दो स्टेटमेंट जिस पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है मुझे बताइए। परेश भाई, दो स्टेटमेंट जिस पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है मुझे बताइए। सुनिए परेश भाई, मेरी बात सुनिए ना। परेश भाई, मेरी बात सुनिए। परेश भाई, मेरी बात सुनिए। एक स्टेटमेंट तो ये आया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कि हमें कुर्बानी के लिए तैयार रहना होगा। क्या कांग्रेस इस बयान की निंदा करती है या नहीं करती है? पॉइंट नंबर 2, एक का ये कहना है कि हम 1947 वाले दिन की स्थिति में पहुंचा देंगे। क्या ये भी निंदनीय है या नहीं है? ये खुले तौर पर आजाद भारत और आजाद भारत में रह रहे एक व्यक्ति के अधिकारों का हनन है। अरे वो इसलिए अटल जी, आप ही के पास आऊंगा, एक बार पॉइंट क्लियर हो जाने दीजिए। जवाब तो देने दीजिए। हाँ बोलिए। मैं इस बात को कह रहा हूं कि किसी भी हमारे देश के किसी भी कानून के खिलाफ या देश में किसी भी प्रशासनिक या राजनीतिक निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन करना और संविधान के दायरे में रह करके, धमकियां जारी करना, सीमाओं में रह करके प्रदर्शन करने का अधिकार जो सबको दिया है नागरिकों। धमकियां जारी करना, मैं तो बोल रहा हूं जो धमकियां दे रहा है उसका क्या? यदि सुनिए, मैं कह रहा हूं ना बात, मुख्यमंत्री को भी जान से मारने की 3 बार मिल चुकी है। क्या है? सुनो, धमकियां तो मुख्यमंत्री को भी जान से मारने की 3 बार मिल चुकी है। आप सब्जेक्ट को इधर से उधर मत घुमाओ, आप सीधी सी बात करो। 2 सेकंड अटल जी, एक गंभीर सवाल मेरा आपसे। वो क्या ये धमकियों वाले स्टेटमेंट से ऊपर है क्या? 2 मिनट परेश भाई, 2 मिनट परेश भाई प्लीज 2 मिनट। अटल जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। अरे परेश भाई, अब आपको 2 मिनट रुक जाइए। अटल जी मेरी बात सुनिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहे हैं कि भाई ऐसे लोग बयान दे रहे हैं, कौन सी पुलिस कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ? 2 मिनट रुक जाइए ना परेश भाई, 2 मिनट रुक जाइए। मेरे पास सवाल है, मुझे पूछने तो दीजिए। अटल जी, मैं आपसे कह रहा हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जयपुर की जमीन पर आकर धमकी देकर गया, ठीक है। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुर्बानी वाली धमकी दी। फिर आपको मैं ये भी बता दूं कि ऑल इंडिया ये जो मुसलमान प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने धमकी दी। वो लोग जेल के पीछे क्यों नहीं है? वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? ये तो आजाद भारत को धमकी देना, ये उनको तो जेल के पीछे। अलीगढ़ में हुआ ना, एकलव्य अलीगढ़ में वो बैन दिया गया, उसे जेल में होना चाहिए था, है कि नहीं? ये बताइए। सुनिए, पहले 2 बातें समझिए। जो अपन अभी वक्फ की डिबेट में है उसमें एक सिंपल सी बात कि वक्फ बोर्ड या काउंसिल क्यों बनी थी? प्रशासनिक गतिविधियों के लिए या धार्मिक क्रियाकलापों के लिए? तो जब कोई प्रशासनिक उनके धार्मिक क्रियाकलापों की बात कर रहा है भाई, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसके अंदर लिखा है ना कि ये कह रहे हैं कि भी 2 गैर मुस्लिम क्यों नहीं हो सकते? वो इसलिए नहीं हो सकते कि वो 2 जो गैर मुस्लिम है या जो पूरी कमेटी है वो मिलकर के प्रशासनिक कार्य तय करेगी, ना कि धार्मिक क्रियाकलापों को तय करेगी। जहां तो केवल नजर कि
सारे मिलकर के कोई गलत चीज तो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए ये काम हो रहा है। ये जो कमेटी बनेगी उसके लिए महिला इसलिए होनी चाहिए, दो अलग समुदाय के व्यक्ति है वो इसलिए होने चाहिए कि नहीं, पर दो सेकंड मुझे समझाइए। आप ये कह रहे हैं कि जो वक्फ परिषद है या वक्फ बोर्ड है उनमें उनमें मुसलमान क्या कहते हैं बहुमत में नहीं होने चाहिए। आज बहुमत नहीं कि वो दो व्यक्ति है, वो गैर मुस्लिम कोई भी, भले वो किसी भी कम्युनिटी का हो, दो महिलाएं होनी चाहिए। 22 कमेटी की मेंबर में मैक्सिमम 4 दो महिलाएं ऑलरेडी होती है। आप समझिए, आप भ्रम फैलाते हो। सुनिए, वो किस महिला मेंबर ऑलरेडी होती है, ऑलरेडी प्रावधान है। मेरा सवाल वो नहीं है। बेसिकली ऐसा ना करें प्लीज। आज डिबेट में आपसे वादा किया कि मैं आवाज कम नहीं करूंगा। खराब करने से होगा। अटल जी, पौरुष भाई, मैंने आपसे खुद वादा किया है कि आज मैं आपकी आवाज डाउन नहीं करूंगा। मैं वादे का लिहाज रख रहा हूं, आप भी थोड़ा सा डिबेट का लिहाज रख लो प्लीज। अटल जी, बेसिकली क्या इशू है, दो इशू पर बहुत ज्यादा तूफान मचा रखा है। वो कांग्रेसी ये जो लोग हैं उन्होंने, और मुस्लिम कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स तो हैं आपके बिल में जो आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। आप माने या ना माने, केवल दो आपने इतने प्रस्तावों को शामिल करने के चक्कर में सेंटेंसेस को इतना वीक बना दिया है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मुस्लिम महिलाओं को है ना इस बोर्ड में जगह देकर पहले भी, और एक गैर मुस्लिम सदस्य, दो के लिए। देखिए दूसरा एक और है, नहीं महिलाएं पहले भी थी, आप जो हाईलाइट कर रहे हैं वो पहले उसके अंदर एक और चीज है कि महिलाओं के अब जो राइट्स हैं वो भी दिए जाएंगे। मान लीजिए कोई मुवक्किल वो है, वो अपनी वक्फ में जमीन देना चाहता है, तो उसको बकायदा ये देखा जाएगा कि उसमें महिला के राइट कितने थे, उससे आने वाली जो पैसा है वो महिलाओं को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। पहले ये महिलाओं का राइट नहीं माना जाता था। ठीक है, अब मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूं और मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए एकलव्य के पास आ रहा हूं। एकलव्य, 2-3 बातें हैं जो मैं करना चाह रहा हूं और सिलसिलेवार तरीके से करना चाह रहा हूं। अव्वल तो ये बिल उस सपने को पूरा नहीं करता जो सपना दिखाया गया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि हालांकि वो सपना कैसा था उस पर मैं बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब जो चीजें हो रही हैं वो जिस तरफ जा रही है उसके लिए कानून व्यवस्था को बहुत मजबूत होना और उसके पीछे खड़ी सरकारों को उससे ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है ना। वो सिचुएशंस अभी दिख रही है ना कि वो बन सकती हैं। बिल्कुल। देखिए स्वप्निल जी, मुझे ना एक चीज जो बहुत इंप्रेसिव लगती है, जो बहुत इंप्रेस करती है, वो जो कांग्रेस को राहुल गांधी जी की लीडरशिप में जो बिलीफ है ना, लेकिन उससे भी ज्यादा जो मुझे इंप्रेस करती है वो है जो भाजपा को मुसलमानों पे बिलीफ है। मैं आपको बताता हूं इशू क्या है स्वप्निल जी। ये लोगों ने 370 लगाया कश्मीर में, वहां पे शांति बहाल करने के लिए, वहां के आम मुसलमान की जिंदगी में एक बेहतरी लाने के लिए, और सरकार किसकी बनी वहां पे देख लिया हमने। इन्होंने ट्रिपल तलाक लाया इस समाज में बेहतरी के लिए, उसकी मुस्लिम महिलाओं के लिए, और लोकसभा 2024 के चुनाव में इनकी मुसलमानों ने क्या स्थिति करी पूरे देश ने देख लिया। और मैं आपको गारंटी के साथ, नहीं उनने भी ठीक है। दूसरी बात, आज मैं आपको बताता हूं कि ये भी जो है, मैं आपको बताता हूं संगठित विपक्ष ने, आपने नोटिस किया होगा इसमें इंडिया अलायंस एटलीस्ट ये तो कहा जा सकता है कि संगठित रहा। मैं पूरे आपको मतलब जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वो मुसलमानों को एक तरह से कन्विंस कर चुके हैं कि ये जो है ये आम मुसलमान के फेवर में नहीं है बिल, ये जो बिल है ये इस्लाम के विरुद्ध है, ये इसीलिए टीडीपी डरी हुई है 100% वो, और इसीलिए ये चेंजेस करने पड़े जिस प्रारूप में, जैसे आपने बताया बीजेपी लाना चाहती थी, उस प्रारूप में नहीं भी ला पाई, यही सच्चाई है। लेकिन देखिए स्वप्निल जी, अब मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं, उसके बाद आप कहोगे वो क्या है कि रिदम ब्रेक हो जाएगा। एक छोटा सा फैक्ट बता दूं बस, मैं समझता हूं कि एक्चुअल सच्चाई क्या है कि देखिए कि जो कांग्रेस ने जो मुसलमानों के पीठ में छुरा घोपा है कि भाई कहते थे कि हम अपना जो है खून बहाकर भी इस सदन में बिल को पास नहीं करने देंगे, और इनके जो सबसे नहीं, और इनके जो 3 सबसे बड़े नेता हैं तीनों सदन में हैं आज की डेट में, एक ने इस बिल पे बात करना भी ठीक नहीं समझा, कोई बात नहीं रखा, ठीक नहीं समझा, खून बहाने की बात नहीं रखा है, कोई पॉइंट नहीं रखा है। पौरुष भाई 10 सेकंड दे रहा हूं, उसके बाद मेरे को सिर्फ एक स्टेटमेंट और है जो लेना है, फिर मैं क्लोज करूंगा। ये बता दे बस कि बात क्यों नहीं करी सदन में। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि अभी सदन में सदस्यों की संख्या की बात चल रही थी, राज्यसभा में आपको
पता होगा कि इसके बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े और खिलाफ में जो 95 वोट पड़े, जबकि इंडिया ब्लॉक जो है उसके सिर्फ 81 सदस्य थे और 81 सदस्यों में से भी 6 सदस्य जो है वो किसी न किसी स्वास्थ्य कारणों से गैर हाजिर वहां पे रहे। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि सिर्फ इंडिया ब्लॉक इनके खिलाफ नहीं है, पूरा देश जो है, ठीक है, ये फिर हम वापस पॉलिटिकल साइड चले गए। हाँ ठीक है, लेकिन एक जरूरी सवाल है, एक पॉइंट पर मैं क्लैरिटी रखना चाहता हूँ, एक पॉइंट अदल भाई, फिर मुझे हम जिस बात पर थे कुछ नहीं, ये 2 मिनट बाकी बिल बन गया। एक्चुअली ये परिस्थितियां जो डिबेट में बन रही है, अरे भाई आपको भी रुकना होगा, ये जो डिबेट में स्थितियां बन रही है दरअसल उसी मोड़ पर है ये वक्त बिल, आपको इस बात को समझना पड़ेगा और इसी में हो जाएगा वो अरे 2 मिनट राम मंदिर अजय जी कुछ नहीं हुआ, रुक जाइए, बिल बनने के बाद सबको मानना पड़ेगा, ध्यान रखना। अभी बात सदन में गृह मंत्री साहब ने बोली है, पहले राष्ट्रपति का साइन होने दीजिए, राष्ट्रपति का साइन होने दीजिए। बहुत सारे बिल, अरे 2 मिनट रुक जाइए भाई, अब भी बनेंगे। पौरुष भाई अब आपको भी रुकना है, पौरुष भाई आपको भी रुकना है, रतन जी आपको भी रुकना है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं और इसी वक्त रोक रहा हूं। और दूसरा एक मेरा सवाल यह है कि राज्यसभा में एकाएक हमने देखा कि एनडीए का टोटल जितना नंबर आना चाहिए था 6 मनोनीत सांसदों के होते हुए उससे ज्यादा नंबर्स आए। करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि एनडीए का कुनबा तगड़ा हुआ। आप समझिएगा मेरी बात को, तमिलनाडु साइड से जो समर्थन आया है वो तो इसलिए आया है क्योंकि अभी उनका वो आइलैंड वाला वादा चल रहा है और उनको उस स्टेट को अपने यहाँ मुंह दिखाना, अभी तो टीडीपी वालों को भी दिखाना है और जेडीयू वाले तो दिखाने की जगह मुंह छिपाते फिर रहे हैं, तो कुनबा कोई स्ट्रांग तो हुआ नहीं है, सब अपनी अपनी स्टैंड पर क्लियर रहे। मैसेज क्या गया? देखिए मैसेज तो बड़ा सिंपल है। देखिए अमित शाह जी जो हैं माननीय, उन्होंने जब 370 को पास कराया था तो राज्यसभा में भाजपा की मेजोरिटी थी ही नहीं, ठीक है, लेकिन उन्होंने पास करा लिया। और अभी जो माननीय भाजपा प्रवक्ता जी ने भी एक बात कही अभी कि माननीय गृह मंत्री ने सदन के पटल से कहा कि देश की संसद का बनाया हुआ कानून है, सबको मानना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि तीनों फार्म लॉज भी देश की संसद ने ही बनाए थे और इनको वापस लेना पड़ा था। फर्क जो मैंने आपको ये डिबेट चालू कर, क्या वो सिनेरियो बन सकता है? नहीं कर बन सकता ना। हाँ, डिबेट चालू करते हुए जो मैंने आपको बताया था, पैसा खत्म हो गया है साहब जॉर्ज सोरोस का। अरे फैक्ट है, हंसने की बात नहीं है। ये डीप ग्लोबल डीप स्टेट की जो हम बात करते हैं ना, अब इसके बाद अब डिबेट नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।